तो प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप जमकर तैयारी कर रहे हो और उसी मेहनत के मैं कुछ चार चांद लगाने आया हूँ। और चार चांद लगाने का काम करेंगे कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक। बच्चों, चाहे से बच्चा किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, चाहे से वो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हो, चाहे से वो पटवार की तैयारी कर रहा हो, चाहे से वो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, चाहे से वो रीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे से वो एसएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे से अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो मैं सबसे पहले बच्चों उन्हीं टॉपिक को पढ़ाऊंगा जिनसे इन प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो वो मैं आपको धीरे धीरे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप इन सभी टॉपिक को बच्चों थोड़े ध्यान से पढ़ें और इनके जो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी मैं आपको सोल्व करा दूंगा। तो आप तैयारी करते रहें, माहौल के साथ तैयारी करते रहें। तो माहौल केवल पढ़ाई के डायरेक्शन में आपका बिल्कुल सही और एक राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए बच्चों। दिन रात केवल पढ़ाई का माहौल बनना चाहिए। तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि ना मुझे तू चाहिए ना तेरी मोहब्बत चाहिए, मुझे तो बस राजस्थान पुलिस में एक सीट चाहिए। तो राजस्थान पुलिस वाले बच्चे ऐसे बोलेंगे, रीट वाले बच्चे ऐसे बोलेंगे कि ना मुझे तू चाहिए ना तेरी मोहब्बत चाहिए, मुझे तो रीट में एक सीट चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ आप बड़े प्यारे प्यारे से वर्ड बनाओ और उसको माहौल के साथ तैयारी करो। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बनता रहेगा और आप तैयारी भी करते रहोगे। तो अब टॉपिक पे आते हैं बच्चों कि सबसे पहले मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, वो टॉपिक है ह्यूमन न्यूट्रिशन। ठीक है, ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पटवार के अंदर भी आता है, ये रेलवे के अंदर भी आता है, ये एसएससी के अंदर भी आता है और ये राजस्थान पुलिस के अंदर भी आता है। और कोई बच्चा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, इस टॉपिक से उस एग्जाम के अंदर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी के अंदर भी पूछे जाते हैं, या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और इन टॉपिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, मैं वीडियो के अंदर ही डिस्कस कर लूँगा। तो आप अच्छे से वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते रहें और साथ साथ में नोट्स भी बनाएं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन या मानव पोषण के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैंने टॉपिक का नाम क्या बताया, अपन आराम से पढ़ने वाले हैं बच्चों। जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊँ। तो देखिए, ह्यूमन न्यूट्रिशन या मानव पोषण। ठीक है, अब सबसे पहले बात आता है कि सर ये पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखिए, बात करते हैं। जैसे आप खेलते हो, कूदते हो, दौड़ते हो, एक्सरसाइज करते हो और आप दिन रात मेहनत करते हो बच्चों। और मेहनत के लिए चाहे से आप कुछ भी करो, चाहे से आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, आप खेलो कूदो, व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो, कुछ गेम खेलो, उन सब के लिए आपकी बॉडी को ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा के लिए आप बाहर से कई तरह के पदार्थ ग्रहण करते हो। जैसे आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, अंडे खाते हो, समझ में आई बात। तो इनको साइंस में बोला जाता है पोषक पदार्थ। क्या बोला जाता है? पोषक पदार्थ। इन पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? पोषण। तो मैंने इंपॉर्टेंट परिभाषा आपको ये दे दी है कि जो न्यूट्रिशन या जो पोषण है उसकी परिभाषा क्या है कि पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पोषण। समझ में आई बात? पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। अगर यह समझ में नहीं आती है तो आप एक छोटी सी परिभाषा और याद कर लो कि भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया वही क्या कहलाती है बच्चों? पोषण या न्यूट्रिशन कहलाती है। ये बात समझ में आ गई। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। साइंस के अंदर इन पोषक पदार्थों को दो भागों के अंदर बांटा गया है। इन न्यूट्रिएंट्स को कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर बांटा गया। एक तो बच्चों कार्बनिक यौगिक जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, और एक होते हैं अकार्बनिक यौगिक जिन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ध्यान से समझ रहे हो आप? क्या बताया कि सर पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक कौन से? कार्बनिक यौगिक जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक अकार्बनिक यौगिक जिन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, तो आप ध्यान से देख रहे हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक वसा और एक विटामिन। दोबारा से बता रहा हूँ,
ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। और अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये कौन कौन से हैं? जल और खनिज लवण। समझ में आई बात? जिन्हें खनिज लवण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पर्सन देने वाला हूं मैं। अगर आपको यह बात समझ में आ गई कि सर पोषक पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। और अकार्बनिक यौगिक में कौन से? जल और खनिज लवण। अब बच्चों आपको ये याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है और निम्न में से कौन सा अकार्बनिक यौगिक है। जैसे एक प्रश्न आपके लिए मैं बनाऊं कि कैसे प्रश्न आएगा सर, एक बार प्रश्न बताओ, तो ऐसे पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सा एक अकार्बनिक यौगिक है। आपको 3 एग्जाम्पल दे देगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खनिज लवण होगा, क्योंकि खनिज लवण क्या है? एक अकार्बनिक यौगिक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए ये कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन, ये वसा और ये विटामिन। देखिए बच्चों जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे, सर कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट रोटी, चावल, आलू और अनाज, ये किसके स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। याद रखना है कौन कौन से? रोटी, चावल, आलू और अनाज, ये किसके स्रोत हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। जबकि प्रोटीन के स्रोत के बारे में बात करें तो जैसे अंडे हो गया और क्या हो गया? मांस हो गया और क्या हो गया? मछली हो गया और दालें, ये किसका स्रोत है? प्रोटीन का स्रोत है। जबकि जो वसा या फैट उसके स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे मक्खन हो गया, मूंगफली हो गया और घी, ये किसके स्रोत हैं बच्चों? वसा। जबकि विटामिन, अब अपन बात करते हैं क्या, मैंने तीनों के स्रोत बता दिए। कार्बोहाइड्रेट के ये स्रोत हैं, प्रोटीन के ये स्रोत हैं और वसा के ये स्रोत हैं। तो देखिए बच्चों जो आपको मैं बता रहा हूं कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है और ये वसा है। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों बच्चों ऊर्जा देने वाले स्रोत हैं, एनर्जेटिक या एनर्जी कंपाउंड है। समझ में आई बात? ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों से आपकी बॉडी को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो ये ऊर्जा देने वाले यौगिक हैं। कौन कौन से? एक तो मैंने आपको ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट, एक क्या बताया? प्रोटीन, और एक क्या बताया? वसा। ये तीनों एनर्जेटिक कंपाउंड है, एनर्जी कंपाउंड है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब आगे चलते हैं। क्या ये आपका जो विटामिन है ना बच्चों, ये एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है, ये एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिससे आपकी बॉडी को किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन। क्या कि बताइए ऐसे कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ जिससे बॉडी को किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो उसका नाम क्या है बच्चों? विटामिन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है और आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पर्सन पूछा जा सकता है कि बताओ ऐसे कार्बनिक यौगिक का नाम बताओ जिससे किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो क्या बताओगे? विटामिन। अब सर जब ऊर्जा ही प्राप्त नहीं होती है तो फिर सर ग्रहण करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? तो देखिए आपकी बॉडी के अंदर कई तरह की बायोलॉजिकल रिएक्शन चलती है, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो एक्टिविटी आपकी बॉडी के अंदर होती है, बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए आपकी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। अरे बच्चों वैसे ही है, जैसे आप गाड़ी कितनी भी महंगी खरीद लो, उसके अंदर अगर वो पेट्रोल से चलती है तो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी, अगर वो डीजल से चलती है तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी? डीजल की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो एक उसकी बेसिक नीड है। तो आपकी बेसिक नीड, आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है, इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको किन की रिक्वायरमेंट पड़ती है? विटामिन की। और विटामिन किस में पाए जाते हैं? इन पोषक पदार्थों के अंदर पाए जाते हैं। समझ में आई बात? तो आपको बात करते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन तैयार हो गया कि विटामिन से किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन ये तैयार हुआ कि सर हमारे शरीर के अंदर जितनी भी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये भी आपको मैं इंपॉर्टेंट पर्सन और बता देता हूँ कि ये
कार्बनिक यौगिक है कौन? विटामिन। अब अपन आगे चलते हैं। क्या? देखिए एक पर्सन और मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। क्या? देखिए ये पर्सन भी काफी बार पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा कितनी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम वसा से आपको कितनी एनर्जी मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों पर्सन, मैं लिख रहा हूं। और मैंने आपको ये तो बता दिया कि विटामिन से किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो बच्चों ध्यान से समझना, 1 ग्राम मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों? सी लिख दिया। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इससे आपकी बॉडी को कितनी ऊर्जा मिलती है बताओ? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलती है बच्चों 4.1 किलो कैलोरी। कितनी मिलती है रे? 4.1 किलो कैलोरी। समझ में आया? ध्यान से याद रखना है भाई साहब। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपकी बॉडी को कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी। दूसरी बात करते हैं, 1 ग्राम किससे? प्रोटीन। प्रोटीन को मैं क्या लिख देता हूं? पी। तो 1 ग्राम प्रोटीन से आपकी बॉडी को कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.0 किलो कैलोरी। अरे बोलो यस या नो? तो मैंने 2 इंपॉर्टेंट पर्सन बता दिए आपको कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, 1 ग्राम फैट, FAT फैट यानी वसा, 1 ग्राम वसा से आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलती है 9.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 3 इंपॉर्टेंट पर्सन मैंने बता दिए आपको कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम फैट से 9.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों, आपको याद रखने हैं। अब देखिए मैं इस टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले अपन देखिए चर्चा करेंगे विटामिन के बारे में। समझ में आई बात? सबसे पहले विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर अपन चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर वसा, फिर जल और एक खनिज लवण। और एक इंपॉर्टेंट पर्सन आपको बताया कि जैसे मैंने आपको बता दिया ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना प्रतिशत जल होता है? 70% जल होता है। ठीक है। और खनिज लवण या मिनरल्स हैं वो भी आपकी बॉडी के लिए बेसिक नीड है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे आयोडीन है वो एक तरह का मिनरल्स है, खनिज लवण है, और आपको पता है आयोडीन की कमी से गलगंड या गेंगा रोग हो जाता है। तो इन मिनरल्स के बारे में बच्चों में आपको पूरे सही ढंग से डिटेल से जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं किसके बारे में बच्चों? विटामिन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विटामिन मैं स्टार्ट करता हूं। तो विटामिन जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले अपन ये चर्चा करते हैं कि जो ये विटामिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। फटाफट ये दो। हाँ जी, तो अपन बात करते हैं किसके बारे में बच्चों? विटामिन के बारे में। आप ध्यान से पढ़ते रहना बच्चों, मज़ा आ जाएगा पढ़ने के अंदर, और आपको सारे जो भी जितने भी पर्सन आने वाले हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन बच्चों पढ़ते हैं, ये आप ध्यान से समझते रहना बच्चों। विटामिन, ठीक है? हाँ जी, विटामिन। और मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए विटामिन, 2 बातें आपको क्लियर हो गई है कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है और विटामिन से किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपके लिए तैयार हो गई कि विटामिन शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी जैविक रासायनिक क्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन और रक्त परिसंचरण तंत्र, इनको सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अब अपन बात करते हैं, देखिए विटामिन। सबसे पहले पहला प्रश्न आता है कि सर विटामिन है उसकी खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि विटामिन की जो खोज की थी बच्चों वो की थी ल्यूनिन ने। अरे किसने की थी? ल्यूनिन ने। ये याद रखना है कि विटामिन की खोज किसने की? ल्यूनिन ने। ये याद रखना है, विटामिन की खोज किसने की? ल्यूनिन ने। कब की थी? 1881 के अंदर। कब की थी? 1881 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अपन बात, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है कि विटामिन की खोज किसने की? ल्यूनिन ने। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि विटामिन सर, जो विटामिन है, जो विटामिन शब्द है
वो किसने दिया था सर? तो विटामिन शब्द किसने दिया था बच्चों? फंक ने दिया था। कब दिया था? 1912 के अंदर। ठीक है, तो 2 प्रश्न तैयार हो गए कि विटामिन की खोज किसने की? ल्यूनिन ने। कब की थी? 1881 में। और विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। कब दिया था? 1912 के अंदर। 2 प्रश्न। आगे चलते हैं बच्चों, क्या कि विटामिनों का जो संश्लेषण होता है, विटामिनों का जो संश्लेषण होता है बच्चों, वो हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। विटामिनों का जो संश्लेषण होता है बच्चों, वो हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। इन्हें बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। समझ में आई बात? कुछ विटामिन का संश्लेषण होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मोस्टली विटामिन का जो संश्लेषण है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। इन्हें बाहर से किसके रूप में लेना पड़ता है? भोजन के रूप में लेना पड़ता है। तो 3 बातें आपको क्लियर हो गई कि विटामिन की खोज ल्यूनिन ने की, और विटामिन शब्द फंक ने दिया, और विटामिनों का जो संश्लेषण है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। इन्हें बाहर से भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। आगे चलते हैं भाई साहब। अब तक लगभग 20 से अधिक प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं। कितने विटामिन रहे? 20 से अधिक प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं। नेक्स्ट पर्सन के बारे में बातचीत करते हैं बच्चों। क्या कि देखिए, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों कि विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए, अगर किसी बच्चे को याद है कि विटामिन का जो अध्ययन है ना, वो क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। अरे क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है कि विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। समझ में आई बात? विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? विटामिनोलॉजी। अब आगे बात करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो विटामिन होते हैं ना बच्चों, जो विटामिन होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। हाँ जी, आगे चलते हैं। विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कौन सा? वसा विलय विटामिन। अरे कौन सा? वसा विलय विटामिन। 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। एक तो कौन सा? वसा विलय विटामिन, और एक कौन सा? जल विलय विटामिन। अरे ध्यान से समझ रहे हो ना? एक तो वसा विलय विटामिन और एक जल विलय विटामिन। अब आपको मैं एक बात बताने वाला हूं बच्चों। अगर कोई अंग्रेज वीडियो को देख रहा है तो 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, एक फैट सोल्यूबल विटामिन और एक वाटर सोल्यूबल विटामिन। समझ में आई बात? अब आपको याद रखना है क्या? ध्यान से सुनना बच्चों। मैंने बताया विटामिन मुख्यतः कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो वसा विलय विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। एक कौन सा? जल विलय विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब आपको याद रखना है कि वसा विलय विटामिन कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, देखिए A, D, E और K, ये याद रखना है। ठीक है, वसा विलय विटामिन कितने? 4, A, D, E और K। और जल विलय विटामिन कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है B और C। कितने रहे? B और C। तो याद रखना है बच्चों कि वसा विलय विटामिन A, D, E, K और जल विलय विटामिन B और C। अब अपन बात करते हैं, देखिए आगे चर्चा करते हैं। क्या? अब आपको मैं ट्रिक बता देता हूं कि जो वसा विलय विटामिन है ना बच्चों, ये कौन कौन से हैं? A, D, E, K। अब इसकी ट्रिक क्या करना है? इसको उल्टा कर लो बच्चों। जो मैंने A, D, E, K बताया ना, इसको उल्टा करो। तो उल्टा करोगे तो K, E, D, A। तो ये क्या बन गया? कीड़ा बन गया। तो कीड़ा किस में घुलनशील? वसा में घुलनशील। और जल विलय विटामिन B और C, तो उसको याद रखना आपको बिस्लरी। पानी की बोतल आती है ना, BC, बिस्लरी। तो जो बिस्लरी होता है उससे याद रखना है कि ये किस में घुलनशील है? जल में घुलनशील। ठीक है बच्चों, तो ये याद हो गया आपको कि वसा में विलय विटामिन कौन से हैं और जल में विलय विटामिन कौन से हैं। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा हूँ बच्चों। जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है उसका आंसर दे भाई जरूर। एक पर्सन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। हाँ जी, मैंने इसको हटा दिया है। अब अगर कोई बच्चा इस पर्सन का आंसर दे देगा तो मैं मान लूंगा कि वो तैयारी कर रहा है, जमकर तैयारी कर रहा है और अच्छे माहौल के साथ तैयारी कर रहा है। देखिए पर्सन मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनना भाई साहब। विटामिन, हाँ जी पर्सन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ जी, अरे बोलो, विटामिन कितने प्रकार के, कितने ऑप्शन आते हैं बताओ? 4 आते हैं। कईयों को तो यही नहीं पता कि कितने ऑप्शन आते हैं एग्जाम में। मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए, कितने ऑप्शन आते हैं रे? 4 ऑप्शन आते हैं। हाँ जी, पहला ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, दे रहा हूँ पहला ऑप्शन, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? एक दे दिया 4, एक दे दिया 3 और एक दे दिया मान लीजिए मैंने 5 और एक दे दिया 6। बताओ आंसर बताओ भाई। हाँ जी, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? कितने बताया मैंने? एक तो 4 ऑप्शन 4 दिए हैं मैंने, 4 ही आते हैं एग्जाम में। अगर किसी को ऐसा लगता है कि 4 से भी ज़्यादा ऑप्शन आते हैं तो उसका माहौल ख़राब है भाई। एग्जाम में ऑप्शन कितने आते हैं? 4। विटामिन, क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ मैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? एक ऑप्शन है 4, एक 3, एक 5 और एक 6। आंसर दो इसका। हाँ जी, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, आप आंसर दो फटाफट कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। हाँ जी, बताओ भाई बताओ, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ जी, तो इस प्रश्न का जो आंसर है ना मैं अगले वीडियो में दूंगा। देख रहे हैं, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो बच्चा देगा ना उसका अगले वीडियो में नाम अनाउंस किया जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर देगा वो। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि विटामिन की जो खोज है वो ल्यूनिन ने की और विटामिन शब्द फंक ने दिया, और विटामिनों का जो संश्लेषण है वो हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है, इन्हें बाहर से भोजन के रूप में लेना पड़ता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो विटामिन है ना वो अब तक लगभग 20 से अधिक प्रकार के विटामिन खोजे जा चुके हैं, और मैंने ये भी बता दिया कि विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि विटामिन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। और वसा में घुलनशील विटामिन मैंने आपको बता दिया KEDA, और जल में घुलनशील विटामिन B और C। ये मैंने आपसे चर्चा कर ली। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे बात करते हैं अपन, हाँ जी, जो दूध होता है ना बच्चों, जिसको क्या बोला जाता है? मिल्क बोला जाता है। ठीक है, दूध के अंदर सभी विटामिन पाए जाते हैं, सारे विटामिन पाए जाते हैं, सभी विटामिन पाए जाते हैं, ध्यान से समझना, सारे विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन किसको छोड़कर? C को छोड़कर। अरे किसको छोड़कर? C को छोड़कर। लो जी, एक इंपॉर्टेंट पर्सन, दूध के अंदर सभी विटामिन पाए जाते हैं, किसको छोड़कर? C को छोड़कर। ठीक है बच्चों, अब इंपॉर्टेंट पर्सन देखिए, पर्सन या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ दूध के अंदर कौन सा विटामिन है? नहीं पाया जाता, तो आप क्या बताओगे? दूध में विटामिन है C, नहीं पाया जाता। लेकिन एक इसका बच्चों अपवाद भी है, और वो अपवाद क्या है बच्चों? ऊंटनी का दूध। जो ऊंटनी का जो दूध होता है ना बच्चों, उसमें विटामिन C पाया जाता है। अब यह तो कुछ बेसिक जानकारी है बच्चों कि दूध के अंदर सभी विटामिन पाए जाते हैं, किसको छोड़कर? C को छोड़कर। और एक अपवाद कौन है? ऊंटनी का दूध, उसमें विटामिन C पाया जाता है। लेकिन ये पर्सन ऐसे नहीं पूछेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन मैं आपको दे रहा हूं जो आपको याद रखना है। क्या? कि एक व्यक्ति, पर्सन ध्यान से सुनना रहे, एक व्यक्ति दूध तथा दूध से बने उत्पादों को, एक व्यक्ति दूध तथा दूध से बने उत्पादों को अगर लगातार उपयोग करता है तो उसमें कौन से विटामिन की कमी होने की संभावना है? पर्सन दोबारा से बोल रहा हूं, एक व्यक्ति दूध तथा दूध से बने उत्पादों को अगर लगातार उपयोग करता है तो उसमें कौन से विटामिन की कमी होने की संभावना है? तब आपका आंसर क्या होगा बच्चों? विटामिन C। यह पर्सन ऐसे पूछा जाएगा, और आपको याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति दूध तथा दूध से बने उत्पादों को अगर लगातार उपयोग करता है तो उसमें कौन से विटामिन की कमी होने की संभावना है? विटामिन C। ये आपको याद रखना है। अब देखो, ये याद हो गया आपको। अब आगे चलते हैं। क्या? देखिए, दूध से रिलेटेड काफी पर्सन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो मैं यही बता देता हूं। देखिए क्या, हाँ जी, देखिए सबसे पहले तो पर्सन ये पूछा जाता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। पर्सन मैं बोल रहा हूं भाई साहब, क्या?
कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपको याद रखना बच्चों, दूध में जो प्रोटीन होती है ना वो कौन सी होती है बताओ। तो दूध में प्रोटीन पाई जाती है कौन सी रे, केसिन प्रोटीन। याद रखना है सब बच्चों को, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन। अगर आपको पूछे कि हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो आप क्या बताओगे, ओसिन प्रोटीन। अरे हड्डियों के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ओसिन प्रोटीन। बोन्स बोलते हैं ना हड्डियों को, तो हड्डियों के अंदर कौन सी प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, और दूध के अंदर केसिन प्रोटीन पाई जाती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक पर्सन ये भी आता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है 6.4। कैसा होता है बच्चों, हल्का अम्लीय। कैसा होता है रे, हल्का अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, एक पर्सन और पूछा जाता है क्या, कि दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना कौन से परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का दही में बदलना कौन से परिवर्तन का उदाहरण है, कैसे, अब आपको मैं समझाता हूँ। देखिए पदार्थ में दो ही तरह के परिवर्तन होंगे, या तो फिजिकल चेंजेज या केमिकल चेंजेज, यानी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। तो दूध का दही में बदलना कौन से परिवर्तन का उदाहरण है बताइए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, केमिकल चेंजेज का उदाहरण है। तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। समझ में आई बात, दूध का दही में बदलना कौन से परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो परिवर्तन है वो दो ही तरह के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। ठीक है, और यह भी पता है कि दूध का दही में बदलना कौन से परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब आगे चलते हैं, एक पर्सन और आता है कि दूध को दही में बदलने वाले, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है, जीवाणु का नाम क्या है बताओ भाई। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है, तो आप बताने वाले हो क्या, लैक्टोबैसिलस। अरे क्या बताने वाले हो, लैक्टोबैसिलस। तो बच्चों ये पर्सन भी आपको याद रखना है कि दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। अब देखो आपको कुछ मैं बेसिक जानकारी देता हूँ। आप घर के अंदर कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसके घर में बिना दूध के अंदर जामन डालते हो ना आप, अरे दूध में जामन डालते हो ना, उस जामन के अंदर कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस। कोई बच्चा ऐसा थोड़ी है कि जिसके घर में बिना दूध में जामन डाले दही बन जाता है। तो भाई साहब वहाँ माहौल खराब है, आपको जामन डालना ही पड़ेगा, और उस जामन के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी और देता हूँ मैं आपको, क्या, ये जो लैक्टोबैसिलस है ना बच्चों, कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, इसका जो उपयुक्त तापमान होता है ये 25 से 35 डिग्री सेल्सियस की रेंज पर ही काम करता है। आप कभी देखना, ज़्यादा ठंडे दूध में जामन नहीं डालते हो और ज़्यादा गर्म दूध में जामन नहीं डालते हो। अगर आप ज़्यादा ठंडे दूध के अंदर जामन डालोगे तो माहौल नहीं बनेगा सुबह, ठीक है, और ज़्यादा गर्म में डालोगे तभी भी माहौल नहीं बनेगा। समझ में आई बात। तो आप देखना मीडियम करके, या मीडियम जो टेम्परेचर आता है उसके अंदर आप जामुन डालते हो तभी आपका क्या बनता है, दही बनता है। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब। हाँ जी, एक पर्सन और, क्या, कि दूध के अंदर, दूध में मिठास आती है या मीठापन आता है, ये दूध में मिठास या मीठापन आता है, ये किस शर्करा के कारण आता है, तो आप क्या बताने वाले हो, लैक्टोज शर्करा के कारण। अरे किस शर्करा के कारण है, लैक्टोज शर्करा के कारण। किस शर्करा के कारण, लैक्टोज शर्करा के कारण। समझ में आई बात। दूध में मीठापन किस शर्करा के कारण आता है, लैक्टोज शर्करा के कारण। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है बच्चों, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। हाँ जी, एक पर्सन और पूछा जाता है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता मापने के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है। उस उपकरण का नाम क्या है, दूध की शुद्धता मापने के लिए एक उपकरण काम में लिया जाता है, उस उपकरण का नाम क्या है, लैक्टोमीटर। अरे क्या नाम है, लैक्टोमीटर। तो ये पर्सन भी आपको याद रखना है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है, लैक्टोमीटर उपकरण काम में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों। क्या, हाँ जी, आगे चलते हैं। तो देखो दूध से रिलेटेड मैंने सारे पर्सन आपको बता दिए कि दूध से रिलेटेड ये पर्सन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं।
हाँ जी, देखिए आपका बच्चों क्या, जो गाजर होता है ना जिसको कैरेट बोलते हैं, समझ में आई बात, जो गाजर है उसका वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम क्या होता है, डोकस कैरोटा। ये भी बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, डोकस कैरोटा। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि गाजर के अंदर कौन से विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। यह सबको पता है कि गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है, डोकस कैरोटा। यह भी सबको पता है कि गाजर के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए। और यह भी एग्जाम्पल सबको होता है कि गाजर किसका उदाहरण है, रूट या जड़ का उदाहरण है। ठीक है, कईयों का माहौल खराब हो जाता है भाई कि गाजर आता है, गाजर है, जड़, तना, पत्ती, कई तना लगा के आ जाते हैं, अरे लटक के थोड़ी देखा है कहीं, ठीक है, अंदर ही रहती है ना। तो गाजर किसका एग्जाम्पल है बच्चों, जड़ का एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि गाजर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। किसके कारण, तो आपको पता है वर्णक की वजह से होता है, एक पिगमेंट की वजह से होता है। वो वर्णक कौन सा है, मैं यहां लिख रहा हूं रे कि गाजर का जो लाल रंग होता है वो बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। कौन से वर्णक के कारण, बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण। गाजर के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, बीटा कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है कि गाजर का जो लाल रंग है वो किस वर्णक के कारण, बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। ठीक है, अब आपको जैसे मैं कुछ और एग्जांपल दूं, जैसे रक्त का जो लाल रंग होता है, रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, वो किसके कारण होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो आपको याद रखना चाहिए, जैसे क्या है HB, अरे क्या है HB। तो आपको याद रखना है कि देखिए गाजर का लाल रंग किसके कारण, बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण, और रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। अब और मैं इंपॉर्टेंट पर्सन देता हूं आपको, क्या, जैसे और आता है कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है, पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल वर्णक के कारण। अरे किसके कारण, क्लोरोफिल वर्णक के कारण। तो मैंने 3-4 इंपॉर्टेंट पर्सन दे दिए आपको कि हाँ जी, मैंने सबसे पहले आपको यह बताया कि गाजर का लाल रंग बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण, फिर मैंने बताया रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण, और मैंने आपको बताया कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल वर्णक के कारण। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन और देता हूं, जैसे जो मांसपेशियां होती है बच्चों, मसल्स होती है मांसपेशियां, उन मांसपेशियों का जो लाल रंग होता है ना बच्चों, वो किसके कारण होता है रे, मायोग्लोबिन। अरे किस वर्णक के कारण है, मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण है, मायोग्लोबिन वर्णक के कारण। समझ में आई बात, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं भाई साहब। हाँ जी, जो आंवला होता है ना बच्चों, उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, सी पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि आंवले के अंदर कौन से विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, तो बच्चों मैंने ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सन आपसे डिस्कस कर लिए। अब आगे चलते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, सभी जो विटामिन है ना उनके रासायनिक नाम इंपॉर्टेंट है, केमिकल नेम आपको याद होने चाहिए। उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक आपको याद रखनी है। अगर जो बच्चा ट्रिक याद कर लेगा तो मानकर चलिएगा कि उसका पर्सन गलत नहीं होगा। तो ट्रिक मैं बता रहा हूं, देखिए मैंने ट्रिक बताया आपको, रत एक टॉफी। अरे क्या ट्रिक बताया, रत एक टॉफी, ध्यान से सुना रहे, क्या बताया, रत एक टॉफी। अब जो भी मैंने विटामिन बताए उन सबको आप लिख लो, जैसे विटामिन ए लिख लिया, बी लिख लिया, सी लिख लिया, डी लिख लिया, और ई लिख लिया, और के लिख लिया। यही याद हो जाएगा, यही माहौल बन जाएगा। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 और 6 वर्ड लिख लिए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है बच्चों, अब देखो कैसे, जो विटामिन ए है, ए के ऊपर क्या है, रे, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बच्चों, रेटिनोल। अरे रे से क्या याद रखोगे, रेटिनोल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल। विटामिन बी, ते का मतलब थाइमीन। अरे क्या है, थाइमीन। तो बच्चों बताओ विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थाइमीन। बात करते हैं सी, ए,
ए का मतलब क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल, एस्कोर्बिक एसिड। तो भाई साहब आपको याद रखना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल। अब बात करते हैं विटामिन डी। डी का क्या लिखा है? कै। तो कै का मतलब क्या है? कैल्सीफेरोल। अरे क्या है रे? कैल्सीफेरोल। तो याद रखना है कैल्सीफेरोल। अरे यस या नो? अब बात करते हैं विटामिन ई। ई के ऊपर क्या लिखा हुआ है? टो। तो टो का मतलब याद रखना है आपको, क्या क्या याद रखना है बताओ? टो का मतलब होता है टोकोफेरोल। अरे क्या याद रखना है? टोकोफेरोल। बोलो यस या नो? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो गया? टोकोफेरोल। अब आता है विटामिन के नीचे क्या लिखा है? फी। तो फी से आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बताओ? फी से क्या याद रखना है आपको? फाइलोक्विनोन। अरे क्या याद रखना है? फाइलोक्विनोन। या आपको क्या याद रखना है बच्चों? नेफ्थोक्विनोन। क्या याद रखना है? नेफ्थोक्विनोन। अरे क्या याद रखना है? नेफ्थोक्विनोन। बोलो यस या नो? तो भाई साहब मैंने क्या बताया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है बताओ? रेटिनोल। और बी का क्या है? थायमिन। और सी का क्या है बताओ? एस्कोर्बिक अम्ल। डी का क्या है? कैल्सीफेरोल। और ई का क्या है? टोकोफेरोल। और के का क्या है? फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब देखिए पर्सन कैसे आएगा, ये याद होनी चाहिए, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पर्सन कैसे आएगा? पर्सन मैं आपको नीचे लिख रहा हूं, यहां देखिए, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के, रेलवे के लिए, पटवार के लिए, रीट के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए क्या पर्सन इंपॉर्टेंट है? निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? असुमेलित है। निम्न में से कौन सा असुमेलित है? जैसे कितने ऑप्शन आते हैं भाई? सबको पता है ना? 4 ऑप्शन आते हैं। कईयों को तो ये नहीं पता कि ऑप्शन कितने आते हैं। कितने ऑप्शन आते हैं? 4। ए लिख दिया, डी लिख दिया, के लिख दिया और मान लीजिए मैंने लिख दिया बी। 4 ऑप्शन आ गए, ठीक है। ए लिख दिया मैंने रेटिनोल। अरे यस या नो? रेटिनोल। डी मैंने लिख दिया कैल्सीफेरोल। अरे यस या नो? और मान लीजिए मैंने ई लिख दिया, क्या ये ई मैंने लिख दिया भाई लोगों एस्कोर्बिक अम्ल। अरे क्या लिख दिया? एस्कोर्बिक अम्ल। और ये जो बी है वो मैंने क्या लिख दिया? थायमीन लिख दिया। ये लेटेस्ट पर्सन है भाई। क्या आंसर आना चाहिए भाई साहब? मैंने बताया निम्न में से कौन सा असुमेलित है। ए के सामने लिखा रेटिनोल, डी के सामने क्या लिखा? कैल्सीफेरोल, और के सामने एस्कोर्बिक एसिड और बी थायमीन। इस पर्सन का आंसर क्या होगा भाई बताओ? कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। बताओ इसका आंसर। जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। समझ में आई बात? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखो ए रेटिनोल सही है, सही बात है ना? मैं बता देता हूँ आपको। और डी क्या है? कैल्सीफेरोल। देखो डी, देखो कैल्सीफेरोल सही है बिल्कुल। अब देखते हैं के का क्या होना चाहिए? फाइलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। लेकिन यहाँ क्या लगा रखा है? एस्कोर्बिक अम्ल, जो कि क्या है? गलत है, ठीक है। और बी थायमीन सही है। पर्सन क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो इसका आंसर क्या होगा? 3rd आंसर करेक्ट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बच्चों मैंने विटामिन का इंट्रोडक्शन आपको बताया है। अगर आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, वो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो आप पढ़ाई के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा माहौल बनाएं और अच्छे से मेहनत करें। और आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ना बच्चों, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के अंदर मदद करेगा। आप अच्छे से मेहनत करो। जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपके अंदर ऐसे नहीं होना चाहिए किंतु परंतु मैं ऐसे कर लेता तो ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। जिसके अंदर ये ख्याल आ जाते हैं ना, ये ख्याल आ जाते हैं कि अगर मैं 2 महीने या 1.5 महीने तैयारी कर लेता या मैं अगर पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो उसके ठंडी होती है और आज तक ठंड होती आई है। तो ठंड से बचने का उपाय यही है कि आप अभी से मेहनत करो और अच्छे से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये विटामिन का इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। और अब जब नेक्स्ट वीडियो अपन अपलोड करेंगे तो उसमें मैं विटामिन के बारे में
और आगे आपको जानकारी दूंगा, तो आप तैयारी करते रहो। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।